एक्सप्लोर इंडिया विद विकास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम केरल कैसे घूमने जाएं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केरल अर्थात केरला एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना देश या भगवान द्वारा अपने रहने के लिए बनाया गया देश भी कहा जाता है। केरल सभी भारतीय पर्यटकों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहता है। हर भारतीय की दिल इच्छा होती है कि वह एक बार तो अपने परिवार के साथ केरल की प्राकृतिक सुंदरता को अपनी आंखों से निहार कर आए। गौरतलब है कि केरल को प्रकृति ने अपनी असीम खूबसूरती से नवाजा है। केरल के अलेप्पी को तो पूरब का वेनिस कहा जाता है। केरल एक ऐसी जगह है जहां के शानदार प्राकृतिक दृश्य तथा वहां का शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। केरल में घने वन हैं, खूबसूरत समुद्र तथा बीच हैं। केरल का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बैक वाटर में चलने वाली सुंदर नावें अर्थात हाउस बोट होती हैं। उल्लेखनीय है कि केरल में कई सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं। जब नदियां समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो उस दौरान नदी का जल प्रवाह लगभग स्थिर जैसा हो जाता है अर्थात बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है तथा चारों ओर नदी का जल दूर दूर तक फैल जाता है, जिसे बैक वाटर के नाम से जाना जाता है। केरल के इसी बैक वाटर में पर्यटकों को घुमाने के लिए बांस, लकड़ी तथा नारियल की रस्सी से बनी हुई घरनुमा सुंदर नावें चलती हैं। ये नावें ग्रामीण परिवेश के घर के समान दिखती हैं। ये नावें केरल में केट्टुवल्लम कहलाती हैं। ये नावें कुछ कुछ कश्मीर के हाउस बोट की तरह दिखती हैं। जहां कश्मीर के डल झील के हाउस बोट पानी में एक जगह स्थिर खड़े रहते हैं, वहीं केरल की ये घरनुमा नावें आपको बैक वाटर में घुमाती हैं तथा आसपास की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन कराती हैं। यदि आपने केरल घूमने का प्लान बनाया है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उत्पन्न होता है कि केरल किस समय घूमने जाना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि जून के केवल एक महीने को छोड़कर केरल कभी भी घूमने जाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जून में केरल क्यों नहीं जाया जा सकता है। तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि सामान्यतः 1 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारे देश में सबसे पहले केरल के तट को ही हिट करता है तथा केरल में तेज हवाओं के साथ बहुत प्रचंड बारिश होती है। यह बारिश बिना रुके कई सप्ताह तक चलती रहती है। यदि जून में आप केरल चले भी गए तो तीव्र बारिश के चलते अपने होटल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जून में केरल घूमने मत जाइए। केरल घूमने का सबसे आदर्श समय जुलाई से मार्च का होता है तथा अप्रैल तथा मई माह में भी केरल घूमने जाया जा सकता है। परंतु अप्रैल तथा मई में केरल में अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री के बीच होता है, इसलिए दोपहर में घूमने में थोड़ी परेशानी आती है। एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए हैं कि गर्मी के मौसम में भी यदि आप केरल जाते हैं तो केरल का हिल स्टेशन मुन्नार आपको शिमला जैसी शीतलता प्रदान करेगा। इसलिए यदि आप गर्मी के मौसम में भी केरल जाते हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यह तो तय कर लिया कि आपको केरल कब जाना है। अब आपके सामने दूसरा सवाल यह उत्पन्न होता है कि केरल कैसे पहुंचे। तो इसका जवाब यह है कि केरल जाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बस आदि के विकल्प उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी साधन से आसानी से केरल पहुंच सकते हैं। यदि आप बस द्वारा केरल जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोच्चि, जिसे कोचीन भी कहा जाता है, पहुंचना होगा। यदि आप नई दिल्ली से बस से केरल के कोच्चि जाने की योजना बना रहे हैं तो कोच्चि तक पहुंचने में न्यूनतम 47 घंटे लगेंगे, क्योंकि दिल्ली से कोच्चि की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 2721 किलोमीटर है। यदि आपके साथ छोटे बच्चे तथा आपके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं तो इस तरीके से कोच्चि जाना बड़ा परेशानी भरा रहेगा। दिल्ली से कोच्चि के लिए सीधी केवल 1 या 2 बसें ही चलती हैं। बाकी सभी बसें आपको 1 या 2 जगह बदलना पड़ेंगी। यह तो आप जानते ही हैं कि बस में लंबे समय तक बैठना बड़ा तकलीफदेह होता है। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि आप बस से केरल जाने की योजना ना बनाएं। फिर भी यदि आपका गृह नगर केरल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो आप बस का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप ट्रेन द्वारा केरल जाना चाहते हैं तो इसके लिए कोच्चि तक देश के सभी बड़े शहरों से एक्सप्रेस तथा सुपरफास्ट ट्रेनें चलती हैं। जैसे यदि आप नई दिल्ली से ट्रेन से केरल के कोच्चि जाने की योजना बना रहे हैं तो कोच्चि तक पहुंचने में लगभग 43 घंटे लगेंगे, क्योंकि दिल्ली से कोच्चि की रेल मार्ग से दूरी लगभग 2078 किलोमीटर है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ट्रेन से केरल तक जाने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे, परंतु ट्रेन से बाहर की हरियाली तथा सुंदरता आपका मन मोह लेगी तथा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब कोच्चि पहुंच गए हैं। यदि आपके पास यात्रा का बजट कम हो तथा ट्रेन से यात्रा करने का एक्स्ट्रा टाइम हो तो हमारी आपको सलाह है कि आप ट्रेन से केरल जाने की योजना बनाएं। एक बात और याद रखें कि यदि आप दिल्ली से ट्रेन से केरल जा रहे हैं तो 2 दिन जाने में तथा 2 दिन वापस आने में लगेंगे। इसलिए आपका टूर प्लान उसके अनुसार ही बनाइएगा। जैसे यदि आप
केरल में 7 दिन घूमने की ट्रिप बनाते हैं तो ट्रेन से यह ट्रिप 11 दिन की हो जाएगी। अब हम हवाई जहाज से केरल कैसे पहुंचे इस पर बात करते हैं। गौरतलब है कि केरल के कोच्चि में एयरपोर्ट स्थित है जिसका नाम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस की नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि कई बड़े शहरों से कई फ्लाइट्स कोच्चि आती हैं। नई दिल्ली से कोच्चि तक हवाई मार्ग से पहुंचने में केवल 3 घंटे का समय लगता है। दिल्ली से कोच्चि तक पहुंचने का यह सबसे अच्छा तथा सबसे अधिक समय की बचत करने वाला विकल्प है। कोरोना महामारी के पहले दिल्ली से कोचीन का फ्लाइट का किराया लगभग 2500 रुपये ही होता था, जो कि अब बढ़कर 3 से 4 हज़ार रुपये हो गया है। यदि आप अपने परिवार के साथ केरल घूमने जाना चाहते हैं तथा आप हवाई यात्रा का खर्च उठा सकते हैं तो हमारी आपको सलाह है कि आप फ्लाइट से ही केरल जाइएगा, क्योंकि इससे समय की बहुत बचत होगी। एक बात और याद रखें कि फ्लाइट का टिकट केरल ट्रिप से 90 दिन पहले ही बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। केरल के शहर कोच्चि के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद आप टैक्सी से अपने होटल के लिए प्रस्थान करें। टैक्सी आपको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आसानी से मिल जाएगी। आप कोच्चि में रुकने के लिए होटल ऑनलाइन ही बुक करें, क्योंकि कोच्चि पहुंचने के बाद यदि आप होटल की खोजबीन करेंगे तो होटल भी अच्छा नहीं मिलेगा तथा होटल वाले मनमाना किराया वसूल करेंगे, साथ ही आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए होटल ऑनलाइन ही बुक करें। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। कोच्चि अर्थात कोचीन एर्नाकुलम जिले में आता है। कोचीन शहर का मध्य भाग एर्नाकुलम कहलाता है तथा जिस स्थान पर बंदरगाह है तथा समुद्र का किनारा है वह जगह कोचीन कहलाती है। अर्थात शहर एक ही है पर नाम अलग अलग है। यदि आप एर्नाकुलम में होटल बुक करेंगे तो वह आपको सस्ते पड़ेंगे। कोच्चि में समुद्र के किनारे होटल बुक करेंगे तो वह महंगे पड़ेंगे। एर्नाकुलम तथा कोच्चि के बीच की दूरी केवल 10 किलोमीटर है। यदि आप पैसों की बचत करना चाहते हैं तो एर्नाकुलम में होटल बुक कीजिएगा, और यदि आप समुद्र के किनारे के होटल में रुकना चाहते हैं तो कोच्चि में होटल बुक कीजिएगा। आप अपना टूर प्लान इस प्रकार बनाइएगा कि आप बस, ट्रेन अथवा फ्लाइट से सुबह कोच्चि पहुंच जाए, जिससे आपको घूमने के लिए पूरा दिन मिल जाए। होटल में चेक इन करने के बाद आप नहाकर फ्रेश हो जाएं। यदि ब्रेकफास्ट का समय हो तो ब्रेकफास्ट कर लें। यदि आप होटल पहुंचने में किसी कारण से लेट हो गए तो लंच कर लें। ब्रेकफास्ट या लंच करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से या होटल के बाहर से टैक्सी या रिक्शा बुक कर लें। रिक्शा या टैक्सी वाले से कहें कि वह आपको चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, सेंट फ्रांसिस चर्च, मट्टनचेरी पैलेस, जेविश सिनागोजुए तथा केरल कथकली डांस सेंटर में कथकली डांस दिखाकर लाए। रिक्शा वाला इन जगहों पर घुमाने का लगभग 500 रुपये चार्ज करेगा, जबकि टैक्सी वाला 1000 रुपये लेगा। केरल में यदि आप रिक्शा वाले या टैक्सी वाले से बहुत ज़्यादा बार्गेन करेंगे तो वे आपको ले जाने से ही मना कर देंगे। इसलिए केरल में टैक्सी वालों से अनावश्यक बार्गेन ना करें। इसका रीज़न यह है कि केरल में टैक्सी वाले टूरिस्ट को देखकर अपने भाव नहीं बढ़ाते हैं, वह लोग रीजनेबल रेट ही बताते हैं। केरल के टैक्सी वालों का कहना है कि वे लोग गलत भाव बताकर अपने राज्य का नाम खराब नहीं करते हैं, जो किराया वास्तव में होता है वही लेते हैं। अब आप टैक्सी या रिक्शा से सबसे पहले चाइनीज़ फिशिंग नेट्स देखने जाइएगा। कोच्चि फोर्ट नामक जगह पर स्थित चाइनीज़ फिशिंग नेट्स समुद्र के किनारे मछली पकड़ने के बड़े बड़े जाल होते हैं। चाइनीज़ फिशिंग नेट्स देखने का कोई टिकट नहीं होता है। यदि आप स्वयं इन नेट्स को ऑपरेट करके देखना चाहते हैं तथा मछली पकड़ना चाहते हैं तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, परंतु हमारी सलाह है कि आप इन नेट्स को दूर से ही देखें, क्योंकि पैसे देने के बाद भी मछली पकड़ना तो दूर की बात है, आप इन नेट्स को चला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इन नेट्स को चलाने के लिए कम से कम 6 हट्टे कट्टे लोगों की ज़रूरत पड़ती है तथा इन नेट्स के ऊपर से समुद्र में गिरने का तथा नेट्स में पैर फंस जाए तो हड्डी टूटने का भी खतरा होता है। इसलिए इन नेट्स के साथ दूर से ही फोटो क्लिक करें तथा दूर से ही इनका दीदार करें। चाइनीज़ फिशिंग नेट्स देखने के बाद आप कोच्चि फोर्ट में ही स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च देखने जाएं। सेंट फ्रांसिस चर्च को भारत का पहला यूरोपियन चर्च भी कहा जाता है। एक बात याद रखें कि कोच्चि फोर्ट कोई किला नहीं है, ना ही कोई दीवार से घिरा मॉन्यूमेंट है। यह तो केवल कोच्चि में एक जगह का नाम है, इसलिए कोच्चि फोर्ट के नाम से आप भ्रमित अर्थात कंफ्यूज न हो। सेंट फ्रांसिस चर्च देखने के बाद आप मट्टनचेरी पैलेस देखने जाइएगा। मट्टनचेरी पैलेस शुक्रवार को बंद रहता है तथा बाकी के दिन यह पर्यटकों के लिए खुला रहता है। गौरतलब है कि पुर्तगालियों ने कोच्चि के एक मंदिर को लूटा था, जिससे कोच्चि का राजा बहुत नाराज हो गया था। तब
तब राजा को मनाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने यह महल राजा को भेंट स्वरूप दिया था। महल के दोनों तरफ 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक भगवान कृष्ण को और दूसरा भगवान शिव को समर्पित है। 1663 में डच शासकों ने भी इस महल में कुछ सुधार और बदलाव किए थे और इसके बाद से इस महल को डच पैलेस के नाम से भी जाना जाने लगा है। मट्टनचेरी पैलेस में एक संग्रहालय भी है, जिसमें भगवान के भित्ति चित्र अर्थात पेंटिंग्स हैं। मट्टनचेरी पैलेस देखने के बाद आप जेविश सिनागोजुए देखने जाइएगा। जेविश सिनागोजुए का अर्थ यहूदी आराधनालय अर्थात यहूदी मंदिर होता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में केवल 35 जेविश सिनागोजुए हैं, जिनमें से यही एकमात्र कार्यशील आराधनालय है तथा यहाँ नियमित पूजा अर्चना होती है। इसके बाद आप अपने टैक्सी वाले से कहें कि वह आपको केरल कथकली डांस सेंटर, जो कि फोर्ट कोच्चि में ही स्थित है, लेकर चले। केरल कथकली डांस सेंटर में कथकली परफॉर्मेंस का समय शाम को 5 बजे से 7 बजे तक होता है। इस शो का टिकट लगभग 500 रुपये का होता है। 5 साल तक के बच्चों को यहाँ फ्री एंट्री मिलती है। उल्लेखनीय है कि कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य नाट्य कला शैली है। कथकली के पात्र संवाद नहीं बोलते हैं और कहानी बैकग्राउंड में बजने वाले गानों के जरिए प्रस्तुत की जाती है। कथकली का संगीत इस कला का अति महत्वपूर्ण घटक होता है। कथकली नृत्य कला का ऐसा रूप है जिसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, महिला चरित्र भी पुरुष ही निभाते हैं। यदि आप केरल घूमने गए और आपने कथकली नृत्य नाट्य नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपने केरल में कुछ भी नहीं देखा। कथकली का शो खत्म हो जाने के बाद आप कथकली के कलाकारों के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। बच्चों को भी इस शो में बहुत आनंद आता है। इस शो के द्वारा आप अपने बच्चों को भारत की कला और संस्कृति के साक्षात दर्शन भी करा सकते हैं। इस कथकली शो को देखने के बाद आप अपनी टैक्सी या रिक्शा से अपनी होटल की ओर प्रस्थान करें। होटल पहुंचकर टैक्सी वाले को पेमेंट करके छोड़ दें। आप चाहें तो रास्ते में ही कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर कर लें या आप चाहें तो अपने होटल में पहुंचकर भी डिनर कर सकते हैं। डिनर करने के बाद आप होटल के टेरेस से रात में कोच्चि की सुंदरता निहारें। यदि नींद आने लगे तो अपने रूम में जाकर रेस्ट करें। इस प्रकार गॉड्स ऑन कंट्री अर्थात केरल में आपका पहला दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्थात केरल ट्रिप के दूसरे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा होटल से मुन्नार जाने के लिए चेकआउट करें। कोच्चि से मुन्नार की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। घुमावदार रास्तों के कारण इस यात्रा में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। आपको जानकर खुशी होगी कि मुन्नार को वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेस फॉर रोमांस का खिताब प्रदान किया गया है। आप अपने होटल से ही मुन्नार जाने के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो कि लगभग 2000 रुपये में बुक हो जाएगी। आप यदि चाहें तो बस से भी मुन्नार जा सकते हैं। मुन्नार के लिए हर आधे घंटे में एक बस कोच्चि बस स्टैंड से चलती है। मुन्नार के लिए बस सेवा सुबह 5:30 बजे से ही शुरू हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि बस से जाएं या टैक्सी करें, तो हमारी आपको सलाह है कि आप कोच्चि से मुन्नार तो टैक्सी से ही जाएं। इसका कारण यह है कि आप टैक्सी को रास्ते में जगह जगह रोककर अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, जो कि बस यात्रा में संभव नहीं है। आप टैक्सी को 50 जगह भी रोक सकते हैं। रास्ते में सुंदर स्पॉट्स पर सेल्फी ले सकते हैं, रुककर चाय कॉफी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बस यात्रा में संभव नहीं है। मुन्नार जाते हुए आपको लगेगा कि ईश्वर ने यह रास्ता अपने स्वयं के भ्रमण के लिए ही बनाया है। इस रास्ते में आपकी आंखों की पलकें झपकना ही भूल जाएंगी। इस यात्रा के दौरान रास्ते में आपको सैकड़ों अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे, जहां आप प्रकृति का आनंद लेते हुए लंच कर लें। रास्ते में लंच करने के बाद यात्रा फिर से प्रारंभ करें। रास्ते में सड़क के किनारे ही आपको सुंदर झरने भी देखने को मिलेंगे। इस यात्रा के 4 से 5 घंटे कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका मन मुन्नार आने के बाद भी टैक्सी से उतरने का ही नहीं करेगा, परंतु उतरना तो पड़ेगा, क्योंकि अब मुन्नार जो घूमना है। यदि आप सुबह 10 बजे कोच्चि से मुन्नार के लिए निकलते हैं तथा रुकते रुकते हुए भी आते हैं, तो भी आप मुन्नार 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। मुन्नार पहुंचने के बाद आप अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें तथा टैक्सी वाले को पेमेंट करके तथा धन्यवाद देकर छोड़ दें। मुन्नार में अपने होटल में चेक इन करने के बाद आप अपनी होटल की बालकनी, लॉबी या टेरेस पर मुन्नार की वादियों को देखते हुए चाय कॉफ़ी का लुत्फ लीजिएगा। इसके बाद होटल के रिसेप्शन से जानकारी लेकर आप होटल के आसपास 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में जो भी दर्शनीय स्पॉट्स हों वह पैदल पैदल ही घुमाएं। इन स्पॉट्स को देखने के लिए टैक्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
होटल के आसपास के दर्शनीय स्पॉट देखकर आप अंधेरा गिरने से पहले ही अपने होटल में आ जाएं तथा होटल में शानदार कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करके रेस्ट करें। इस प्रकार केरल ट्रिप का आपका शानदार दूसरा दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्थात तीसरे दिन आप सुबह फ्रेश होकर तथा नहाकर ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप मुन्नार घूमने के लिए अपने होटल से दिन भर के लिए टैक्सी बुक कर लें। टैक्सी 2000 रुपये में दिन भर के लिए बुक हो जाएगी। यदि होटल वाले टैक्सी का किराया ज़्यादा बताएं तो आप मुन्नार के टैक्सी स्टैंड से भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। अपने होटल से टैक्सी स्टैंड तक आने के लिए आपको होटल के बाहर से ऑटो रिक्शा तत्काल मिल जाएगा, जो 50 रुपये में आपको टैक्सी स्टैंड छोड़ देगा, जहाँ से आप कम पैसे में टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी आप कार की जगह ओपन जीप ही बुक कीजिएगा, चाहे 200 या 400 रुपये ज़्यादा ही क्यों ना देने पड़े, आप ओपन जीप ही किराए पर लीजिएगा, क्योंकि ओपन जीप में बैठकर मुन्नार घूमने में एक अलग ही आनंद आएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि आप खुली जीप में मुन्नार में नहीं घूमे तो आप मुन्नार की आधी सुंदरता को मिस कर जाएंगे। इसलिए मुन्नार में ओपन जीप या ओपन कार ही किराए पर लीजिएगा। ओपन जीप किराए पर लेने के बाद आप मुन्नार के बाजार से रास्ते में खाने पीने के लिए चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स तथा कोल्ड ड्रिंक्स आदि ले लें, क्योंकि खुली जीप में मुन्नार घूमते घूमते यदि आप कुछ खाते पीते चलेंगे तो सफ़र का आनंद दोगुना हो जाएगा। मुन्नार में सबसे पहले आप ओल्ड मुन्नार देखने जाएं। ओल्ड मुन्नार में भी सबसे पहले आप प्राकृतिक सुंदरता से घिरा क्राइस्ट चर्च देखने जाइएगा। क्राइस्ट चर्च देखने के बाद आप इस चर्च के आसपास के सुंदर दृश्य का आनंद लें। क्राइस्ट चर्च देखने के बाद आप मट्टुपेट्टी लेक तथा मट्टुपेट्टी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम देखने जाएं। मट्टुपेट्टी लेक मुन्नार से केवल 16 किलोमीटर दूर है। मट्टुपेट्टी झील और बांध पर प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ से चाय के बागानों तथा हरियाली से आच्छादित पहाड़ों का मनमोहक दृश्य नजर आता है। यहाँ पर आप स्पीड बोट तथा पेडल बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। 4 लोग यदि यहाँ पर पेडल बोटिंग करते हैं तो 30 मिनट के केवल 150 रुपये ही लगते हैं, जबकि स्पीड बोट 4 लोगों के 500 रुपये लेती है तथा स्पीड बोट का राइड टाइम 7 से 10 मिनट का होता है। अब आपको एक आश्चर्यजनक बात बताते हैं। कश्मीर की डल झील में जैसे शिकारे चलते हैं वैसे ही शिकारे मट्टुपेट्टी झील में भी चलते हैं। यदि आप कश्मीर की डल झील में शिकारे में नहीं घूम पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ शिकारे में घूम सकते हैं। किराया भी 4 लोगों का केवल 250 रुपये ही होता है। यह शिकारे आपको आधे घंटे तक इस झील की सैर कराते हैं। केवल यहाँ पर आपको कश्मीर की तरह बर्फ से ढके पहाड़ नहीं दिखेंगे, बाकी सभी कुछ आपको डल झील के जैसा ही आभास देगा। इस झील पर आप कम से कम 1 घंटा जरूर बिताइएगा। इसके बाद आप अनामुडी पीक अर्थात अनामुडी चोटी भी देखने जाइएगा। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको लगभग 500 मीटर की ट्रैकिंग करते हुए जाना होगा, क्योंकि आपकी जीप को इस चोटी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। एक बात आप ज़रूर याद रखें कि अनामुडी पीक पर काई तथा घास के कारण बहुत फिसलन होती है, इसलिए सेल्फी के चक्कर में ज़्यादा आगे तक न जाएं। जहाँ तक प्रशासनिक अनुमति हो केवल वहीं तक जाएं। इसके बाद आप रास्ते में किसी रूफ टॉप या ओपन एयर रेस्टोरेंट में लंच कर लें। एक बात आप लिख लें कि मुन्नार में रूफ टॉप या ओपन एयर रेस्टोरेंट में किया गया यह लंच आपको ताउम्र याद रहेगा। लंच करने के बाद आप मुन्नार से 8 किलोमीटर दूर अथुकड़ फॉल अर्थात अथुकड़ झरना देखने जाइएगा। अथुकड़ फॉल देखने के बाद आपकी रास्ते की सारी थकान मिट जाएगी और आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इस झरने में आप अपने बच्चों को लेकर पानी में ज़्यादा गहराई तक मत जाइएगा, केवल दूर से ही इस झरने का आनंद लीजिएगा। इस झरने के अलावा भी इस झरने के रास्ते में 2 और सुंदर झरने चियापरा फॉल और वलार फॉल भी हैं। आप कुछ देर वहाँ पर भी रुक सकते हैं। इसके बाद आप टॉप स्टेशन, इको पॉइंट, ब्लॉसम पार्क तथा रोज पार्क देखने जाइएगा। इसके उपरांत आप मुन्नार वापस लौटते समय टाटा टी म्यूजियम, जिसे KDHP संग्रहालय भी कहते हैं, देखने जाइएगा। इस संग्रहालय में 1880 में मुन्नार में चाय उत्पादन की शुरुआत से जुड़ी निशानियां रखी गई हैं। इसके पास ही स्थित टी प्रोसेसिंग इकाई में चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा व समझा जा सकता है। यहाँ पर आप केवल 100 रुपये देकर सैकड़ों तरह की चाय टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप मुन्नार की फेमस इलायची वाली चाय ज़रूर पीजिएगा। इस चाय को पीने के बाद आप आज तक आपके द्वारा पी गई सारी चाय भूल जाएंगे।
आप यहाँ से अपने घर ले जाने के लिए अपनी पसंद की चाय खरीद भी सकते हैं। यह टी म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को यह म्यूजियम बंद रहता है। टाटा टी म्यूजियम देखने तथा वहाँ चाय पीने के बाद आप चाहें तो कुछ देर मुन्नार शहर घूम सकते हैं तथा अपने परिवार तथा अपने दोस्तों को गिफ्ट में देने के लिए मुन्नार के विश्व प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप केरल के मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू का 1 घंटे का शो भी देख सकते हैं, जिसका टिकट 200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। टिकट आराम से मिल जाता है। यह शो शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तथा 9 बजे शुरू होता है तथा आप अपनी सुविधा अनुसार शो का टाइम चुन सकते हैं तथा इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप सीधे अपने होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें। चौथे दिन आप सुबह अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा होटल से थेक्कड़ी जाने के लिए चेकआउट करें। थेक्कड़ी मुन्नार से लगभग 100 किलोमीटर दूर है तथा टैक्सी का किराया 1500 से 1700 रुपये के बीच होता है। मुन्नार से थेक्कड़ी के लिए बस तथा शेयर टैक्सी भी चलती है, जिसका किराया लगभग 150 रुपये प्रति सवारी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुन्नार में घूमने के लिए क्या और जगह नहीं है, तो इसका जवाब यह है कि यदि आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा हो तो आप मुन्नार में इराविकुलम नेशनल पार्क, कुंडला लेक, लॉकहार्ट गैप, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोथामेडू व्यू पॉइंट, लक्कम वाटरफॉल आदि भी देख सकते हैं। परंतु यदि आपके पास एक्स्ट्रा दिन ना हो तो आप थेक्कड़ी के लिए प्रस्थान करें। रास्ते में ही अच्छे से रेस्टोरेंट या ढाबे पर लंच कर लें। थेक्कड़ी पहुंचने में आपको लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। थेक्कड़ी में आप अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें तथा यदि आपने रास्ते में लंच नहीं किया हो तो होटल में ही लंच कर लें। लंच करने के बाद आप आधे दिन के लिए रिक्शा या टैक्सी बुक कर लें, जो 500 से 750 रुपये में बुक हो जाएंगे तथा उससे सबसे पहले एलिफेंट जंक्शन जाएं। यहाँ आप हाथी की सवारी का आनंद लें। यदि आप चाहें तो यहाँ हाथी को नहला भी सकते हैं तथा उनके साथ मस्ती भी कर सकते हैं। हाथी पर्यटकों को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इस जगह पर आकर तो आपके परिवार के बच्चे खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो एलिफेंट जंक्शन जरूर जाइएगा। यहाँ का चार्ज 400 रुपये पर हेड होता है, जिसमें 30 मिनट की एलिफेंट राइड भी शामिल होती है। यदि 4 या अधिक लोग हैं तो डिस्काउंट भी मिलता है। एलिफेंट जंक्शन देखने के बाद आप केरल का प्रसिद्ध पेरियार टाइगर रिजर्व अर्थात पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा पेरियार लेक देखने जाइएगा। पेरियार लेक में शाम के समय बोटिंग का आनंद लीजिएगा। इसके बाद आप कुमिली गांव का मसाला बाजार देखते हुए अपने होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें। इस प्रकार केरल में आपका चौथा दिन समाप्त होता है। 5वें दिन आप अपने होटल में सुबह का ब्रेकफास्ट करें तथा होटल से अलेप्पी जाने के लिए टैक्सी बुक करें। थेक्कड़ी से अलेप्पी की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है तथा यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है। आप रास्ते में लंच कर लें। अलेप्पी में आप अपने होटल से डायरेक्ट अलेप्पी हाउस बोट राइड स्टार्टिंग पॉइंट पर उतरें। यहाँ आपको सैकड़ों हाउस बोट, जिसे केरल में मॉडिफाइड केट्टुवल्लम कहते हैं, लाइन से खड़े मिल जाएंगे। यहाँ आराम से हाउस बोट मिल जाते हैं। कोई ऑनलाइन बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में आप बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे तथा बहुत ज़्यादा पैसा ऑनलाइन बुकिंग में लिया जाता है, जबकि सीधे बुकिंग करने पर आपको बहुत कम रेट पर हाउस बोट मिल जाएगा। यहाँ आपको रेट कम कराने के लिए ज़बरदस्त बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। केरल में यही एकमात्र जगह है जहाँ आपको एक्सट्रीम लेवल की बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ लग्जरी हाउस बोट का 4 लोगों का एक दिन का किराया लगभग 8,000 रुपये होता है। इसमें आपको 2 बेडरूम मिलते हैं तथा इस 8,000 रुपये में रात का डिनर तथा अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी सम्मिलित होता है। ये हाउस बोट आपको अलेप्पी से कुमारकोम तक बैक वाटर में 32 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे तथा अगले दिन वापस आपको अलेप्पी हाउस बोट राइडिंग स्टार्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप कर देंगे। पीक सीजन में यह किराया 11,000 रुपये तक भी पहुंच जाता है। अलेप्पी में साधारण हाउस बोट अर्थात बजट हाउस बोट भी उपलब्ध होते हैं, जिनका एक दिन का किराया लगभग 4,000 रुपये होता है, परंतु इसमें भोजन के लिए अलग से पैसे देने होते हैं। इनमें डबल डेक अर्थात डबल स्टोरी तथा बालकनी नहीं होती है। इसमें आप कैप्टन अर्थात बोट चलाने वाले के पास से तथा साइड की खिड़की से ही बाहर देख सकते हैं। इसके अलावा आप केवल
2,000 रुपये में 2 से 3 घंटे के लिए भी हाउस बोट किराए पर ले सकते हैं, परंतु ये हाउस बोट आपको 3 से 4 किलोमीटर बैक वाटर में 1 घंटे घुमाकर वापस उतार देते हैं। इस प्रकार के हाउस बोट में भोजन की सुविधा नहीं होती है। अब यह आपके बजट पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के हाउस बोट में घूमना चाहते हैं। हमारी आपको सलाह है कि आप 4,000 रुपये वाला हाउस बोट एक दिन के लिए बुक करें। इससे आप होटल में रात भर रुकने से बच जाएंगे तथा 1 से 2,000 रुपये की बचत हो जाएगी। यदि आप 4,000 रुपये वाला हाउस बोट बुक करते हैं तो लगभग 1,000 रुपये भोजन पर एक्स्ट्रा खर्च होंगे तथा 4 लोगों को हाउस बोट लगभग 5,000 रुपये में पड़ जाएगा। यदि आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप 8,000 रुपये वाला लग्जरी हाउस बोट ही बुक कीजिएगा। देखिए, हम सभी के पास पैसों की तथा बजट की समस्या होती है, परंतु अलेप्पी में हाउस बोट में खर्च किया गया पैसा आपको कभी भी अखरेगा नहीं। इसका कारण यह है कि अलेप्पी के हाउस बोट पानी में चलते हैं, कश्मीर के हाउस बोट की तरह डल झील में खड़े नहीं रहते हैं। अलेप्पी के हाउस बोट का खाना भी ताज़ा तथा शुद्ध होता है। यहाँ शेफ आपके सामने लाइव भोजन बनाता है। आपके सामने ही आपका बेडरूम सैनिटाइज किया जाता है। बेडशीट तथा ब्लैंकेट भी वाइट मिलते हैं तथा वह साफ होते हैं। हाउस बोट के ऑपरेटर आपका अपने परिवार की तरह ख्याल रखते हैं। अलेप्पी के 8,000 रुपये किराए वाले हाउस बोट में जैसे ही आप चेक इन करते हैं, आपको मिनरल वाटर बॉटल के साथ वेलकम ड्रिंक मिलता है, जो नारियल पानी, बटर मिल्क या मिल्क शेक आदि होता है। इसके थोड़ी देर बाद आपको चाय या कॉफ़ी, स्नैक्स तथा बिस्किट के साथ मिलती है। रात में 7 से 8 बजे केले के पत्तों पर शानदार कैंडल लाइट डिनर खाने को मिलता है। हाउस बोट से बैक वाटर का अद्भुत नज़ारा आपका मन मोह लेगा। आप इस नज़ारे को देखकर कह उठेंगे कि वाकई इस जगह को ईश्वर ने अपने रहने के लिए ही बनाया है। हाउस बोट में समय ऐसे बीतेगा जैसे वह पंख लगाकर उड़ रहा हो। हाउस बोट के इस अद्वितीय अनुभव को हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। केवल इतना कह सकते हैं कि अलेप्पी के हाउस बोट का एक्सपीरियंस कश्मीर के हाउस बोट के एक्सपीरियंस से 1,00,000 गुना अच्छा रहेगा। टाइम्स पत्रिका ने अलेप्पी के हाउस बोट को फ्रांस के पेरिस की सीन नदी के हाउस बोट से भी अच्छा माना है तथा वर्ल्ड में फर्स्ट रेटिंग दी है। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ के हाउस बोट में आपका एक्सपीरियंस कितना अद्भुत और जादुई रहेगा। चाहे आप अपने बजट में कहीं और कटौती कर लीजिएगा, परंतु अलेप्पी के हाउस बोट में एक रात जरूर रुकिएगा। अलेप्पी के हाउस बोट से आप बैक वाटर तथा आसपास के जंगल का आनंद लीजिएगा। हजारों पशु तथा पक्षियों का कलरव आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। आपका मन करेगा कि समय यहीं रुक जाए और आप इस जगह हमेशा के लिए रह जाएं। हाउस बोट पर कैंडल लाइट डिनर करने के बाद आप अपने रूम में रेस्ट करें। इस प्रकार केरल ट्रिप का आपका 5वां दिन समाप्त होता है। अगले दिन आपकी नींद हाउस बोट पर अपने आप जल्दी खुल जाएगी। आप हाउस बोट से सनराइज देखें तथा फिर फ्रेश होकर तथा नहाकर ब्रेकफास्ट करें। हाउस बोट आपको 9 से 10 बजे के बीच अलेप्पी हाउस बोट राइड स्टार्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप कर देगा। यह वही जगह होगी जहां से आप हाउस बोट में बैठे थे। इस मेस्मराइजिंग सफर के बाद आप वहीं से अर्थात हाउस बोट राइड स्टार्टिंग पॉइंट से कोवलम जाने के लिए टैक्सी बुक करें। टैक्सी आराम से मिल जाएगी। अलेप्पी से कोवलम की दूरी 160 किलोमीटर तथा यात्रा में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। टैक्सी का किराया लगभग 2,000 रुपये रहेगा। कोवलम के रास्ते में ही आप लंच कर लें। आप कोवलम आराम से 1 से 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोवलम पहुंचकर अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें। इसके बाद आप रिक्शा या कैब करके कोवलम का वर्ल्ड फेमस लाइट हाउस बीच तथा कोवलम बीच देखने जाइएगा। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ पर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ मिल्क शेक, नारियल पानी अथवा कोल्ड ड्रिंक्स भी समुद्र को देखते हुए पीजिएगा। इसके बाद आप कैब या रिक्शा से अपने होटल में आ जाएं तथा रेस्ट करें। इस प्रकार केरल में आपका 6वां दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्थात 7वें दिन आप अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा कोवलम की अपनी होटल से चेकआउट करें तथा कन्याकुमारी जाने के लिए टैक्सी बुक करें। अब आप सोच रहे होंगे कि कन्याकुमारी तो तमिलनाडु में आता है, वहां क्यों जाएं? हम तो केवल केरल घूमने आए हैं। तो इसका कारण यह है कि कोवलम से कन्याकुमारी की दूरी केवल 80 किलोमीटर है तथा फिर क्या पता कन्याकुमारी कब आना हो। यदि इतना पास आकर कन्याकुमारी जैसे सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आपने मिस कर दिया तो फिर क्या पता कब आना हो। 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करके केवल कन्याकुमारी घूमने तो आप आएंगे नहीं, तो इसलिए इस ट्रिप में ही कन्याकुमारी को शामिल कर लीजिएगा।
आप कोवलम से कन्याकुमारी केवल 1.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। कोवलम से कन्याकुमारी तक का टैक्सी का किराया लगभग 1200 रुपये होता है। यदि आप बस से जाते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया केवल 130 रुपये ही होता है। कन्याकुमारी बस स्टैंड पहुंचकर आप अपनी टैक्सी छोड़ दें तथा वहां के या रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम अर्थात लॉकर में अपना सामान रख दें। क्लॉक रूम का 24 घंटे का किराया केवल 10 से 20 रुपये ही होता है। इसके बाद आप लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाने वाली टैक्सी या रिक्शा बुक कर ले। टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाने के लिए टैक्सी 1000 रुपये लेगी तथा रिक्शा 500 रुपये लेगा। इसके बाद आप टैक्सी या रिक्शा से सबसे पहले कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन करने जाएं। यह मंदिर शिवजी की पत्नी देवी पार्वती को समर्पित है। इसके बाद आप फेरी अर्थात नाव से विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने जाएं। फेरी का किराया केवल 50 रुपये होता है तथा रॉक मेमोरियल का टिकट 10 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। यहां पर आपको घूमने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इसके उपरांत आप वह जगह भी देखिएगा जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर मिलते हैं। इसके बाद आप क्लॉक रूम से अपना सामान वापस लेकर रेलवे स्टेशन जाएं। यदि कनेक्टिंग ट्रेन हो तो आप अपने गृह नगर की ओर प्रस्थान करें। गौरतलब है कि कन्याकुमारी से 20 से ज़्यादा ट्रेनें देश के विभिन्न भागों तक जाती हैं। यदि कनेक्टिंग ट्रेन उस दिन न हो तथा अगले दिन हो तो आप आसपास के किसी होटल में रात भर रेस्ट करें। अगले दिन आप सुबह ब्रेकफास्ट करके होटल से चेकआउट करके कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से अपने गृह नगर की ओर प्रस्थान करें। यदि फ्लाइट से जाना हो तो आप तिरुवनंतपुरम अर्थात त्रिवेंद्रम की ओर प्रस्थान करें, जो कन्याकुमारी से केवल 16 किलोमीटर दूर है। तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट है। आप फ्लाइट से अपने गृह नगर की ओर प्रस्थान करें। यदि आप ट्रेन से ही जाना चाहते हैं तथा आपके शहर तक कन्याकुमारी से ट्रेन न हो तो आप तिरुवनंतपुरम से भी अपने गृह नगर तक ट्रेन से जा सकते हैं। तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से देश के सभी बड़े शहरों तक 100 से ज़्यादा ट्रेनें आती तथा जाती हैं। वहां से आप अपने गृह नगर की ओर प्रस्थान करें। इस प्रकार आपकी यह केरल कन्याकुमारी ट्रिप सुखद यादों के साथ समाप्त होती है। अब हम केरल तथा कन्याकुमारी ट्रिप से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें आपको बताते हैं। गौरतलब है कि केरल में जो भोजन मिलता है उसमें हर चीज में नारियल तथा केले का प्रयोग होता है तथा खाना नारियल के तेल में या पैराशूट कोकोनट ऑयल में बनता है। इसलिए आपको शुरू में 1 या 2 दिन केरल में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, परंतु इसके बाद वही खाना आपको बहुत स्वादिष्ट तथा हेल्दी लगने लगेगा। केरल में स्थानीय लोग सामान्यतः बोलचाल में केवल मलयालम तथा इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं, परंतु पर्यटन से जुड़े टैक्सी वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, हाउसबोट वाले तथा नाव वाले बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो यदि आपको केवल हिंदी भाषा आती है तो भी आपको लैंग्वेज की कोई परेशानी केरल में नहीं आएगी। केरल में टैक्सी, रिक्शा तथा कैब के किराए में बार्गेन अर्थात मोलभाव की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए फालतू में बार्गेन करके अपना कीमती समय नष्ट न करें। यदि आपको अपनी बार्गेन पावर का प्रयोग करना है तो अलेप्पी के हाउस बोट के किराए में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही अलेप्पी के हाउस बोट का किराया आप पूछेंगे तो वह एक दिन का 11,000 से 20,000 रुपये बताया जाएगा, जिसे आप बार्गेन करके 4,000 रुपये पर ला सकते हैं। यदि अलेप्पी के हाउस बोट के किराए में हाउस बोट के मैनेजर या ओनर कमी नहीं करते हैं तो बिल्कुल टेंशन न लें, शांति से केवल 15 मिनट इंतजार करें। हाउस बोट के मालिक या मैनेजर खुद ब खुद भागे भागे आपके पास आएंगे और कहेंगे कि सर, हाउस बोट में रूम वेकेंट है तथा केवल आपके लिए ही हम किराया कम कर रहे हैं। अब आप अपनी पसंद के किराए पर तथा अपनी पसंद के हाउस बोट में रुक सकते हैं। एक बात और याद रखें कि हाउस बोट बुक करने से पहले हाउस बोट को भीतर से अच्छे से देख लें। अपना बेडरूम देख लें, कौन सा रूम दे रहे हैं यह देख लें, भोजन तथा ब्रेकफास्ट में क्या खिलाएंगे यह भी पहले ही पूछ लें। इससे वे कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाएंगे तथा जो बताया गया है वही सेवाएं आपको हाउस बोट पर मिलेंगी। केरल ट्रिप में सबसे महंगी एक्टिविटी अलेप्पी के हाउस बोट होते हैं। अलेप्पी के हाउस बोट आप चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सलाह दे, ऑनलाइन बुक न करें। इसका कारण यह है कि एक तो आप बार्गेन नहीं कर पाएंगे तथा दूसरा लग्जरी हाउस बोट की इमेज दिखाकर सिंपल से हाउस बोट में आपको शेयर कराई जाएगी तथा इस स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अलेप्पी के हाउस बोट को आप अपनी आंखों से देखें, वहाँ की सुविधाएं देखें,
जमकर बार्गेन करें तथा फिर हाउस बोट फाइनल करें। इस प्रोसेस में आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, केवल 1 घंटे में अपनी पसंद का हाउस बोट आप बुक कर लेंगे। जहां तक हो सके अलेप्पी में होटल बुक न करें, सीधे हाउस बोट ही बुक करें तथा उसमें ही चेक इन करें, क्योंकि हाउस बोट में ठहरने का एक्सपीरियंस अद्वितीय तथा माइंड ब्लोइंग रहेगा। इस ट्रिप की सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखें कि केरल का मौसम बहुत तेजी से बदलता रहता है। यदि तेज हवाएं चल रही हों तो वाटर स्पोर्ट्स तथा नाव की सवारी बिल्कुल न करें। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में लाखों नारियल के वृक्ष हैं, इसलिए जहां तक हो सके नारियल के वृक्षों के नीचे से न निकलें, क्योंकि इन वृक्षों से नारियल यदा कदा गिरते रहते हैं तथा यदि नारियल आपके सिर पर गिर गया तो नारियल को तो कुछ नहीं होगा, हाँ आपका सर जरूर फट जाएगा तथा पूरी केरल ट्रिप अस्पताल में ही बीतेगी। इसलिए केरल में रास्ते पर तो नजर रखिएगा ही साथ ऊपर पेड़ों से गिरने वाले फलों से भी बचकर चलिएगा। यह तो आप जानते हैं कि केरल अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तथा आयुर्वेदिक मसाज के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो यदि आप इस तरह की सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप जिस होटल में रुकते हैं वहां के स्पा में यह सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। स्पा की सेवाओं का रेट 200 रुपये से 5000 रुपये तक होता है। आप अपने बजट के अनुसार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तथा मसाज का आनंद ले सकते हैं। हाउस बोट पर भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तथा मसाज की सुविधा होती है, परंतु वह हद से ज़्यादा महंगी होती है। तो हमारी आपको सलाह है कि हाउस बोट पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तथा मसाज न कराएं। एक बात और याद रखें कि यदि आप मानसून के महीने में केरल ट्रिप पर जाते हैं तो आप पहले से ही अपनी ट्रिप के दौरान मौसम किस प्रकार का रहेगा यह गूगल पर जरूर चेक कर लें तथा वेदर ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। यदि मौसम खराब हो तो भूलकर भी बीच अर्थात समुद्र के किनारे न जाएं। केरल ट्रिप में मुन्नार में आपको गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हल्के फुल्के गर्म कपड़े अवश्य रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल ट्रिप में अपने साथ अच्छी ग्रिप वाले जूते ही रखें। केरल ट्रिप में महिलाओं को भी चप्पल की जगह अच्छे स्पोर्ट शूज ही पहनने चाहिए, क्योंकि चप्पल से मुन्नार में तथा बीच पर रेत में चलने में बहुत परेशानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ट्रिप में यदि आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। केरल ट्रिप में आप पर्यावरण फ्रेंडली सामग्री का ही उपयोग करें। अपने साथ पीने के पानी के लिए स्टील की बोतल लेकर जाएं। यह बात आप गांठ बांध लें कि होटल के रिसेप्शन पर उपस्थित ट्रेवल एजेंटों से ट्रेवल पैकेज न लें, क्योंकि वे लोग ठीक ढंग से घुमाते नहीं हैं तथा केवल खाना पूर्ति ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप केरल में टैक्सी से सफ़र नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपका बजट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस तथा रिक्शा से भी बिना परेशानी के घूम सकते हैं। अब हम इस 7 दिन की केरल कन्याकुमारी ट्रिप के अधिकतम कुल खर्च की बात करते हैं। 4 लोगों का केरल आने जाने का फ्लाइट का कुल किराया लगभग 20,000 रुपये। 4 लोगों का 7 दिन का टैक्सी जीप तथा रिक्शा का कुल किराया लगभग 12,000 रुपये। 4 लोगों का 6 दिन का होटल का किराया लगभग 9,000 रुपये। 4 लोगों का 1 दिन का लग्जरी हाउस बोट का किराया लगभग 8,000 रुपये। 4 लोगों का 7 दिन का भोजन का खर्च लगभग 8,000 रुपये। 4 लोगों का 7 दिन का साइट सीइंग तथा एक्टिविटी का खर्च 3,000 रुपये। 4 लोगों का केरल कन्याकुमारी में 7 दिन का अधिकतम कुल खर्च लगभग 60,000 रुपये। इसे यदि 4 से डिवाइड किया जाए तो प्रति व्यक्ति अधिकतम कुल खर्च लगभग 15,000 रुपये आएगा। इस प्रकार आप केवल 15,000 रुपये में शानदार तरीके से लग्जरी हाउस बोट, टैक्सी तथा फ्लाइट को शामिल करते हुए केरल कन्याकुमारी घूम सकते हैं। यदि आप फ्लाइट की जगह ट्रेन से जाते हैं तो यात्रा खर्च 20,000 रुपये की जगह केवल 10,000 रुपये ही आएगा। यदि आप टैक्सी की जगह शेयर टैक्सी या बस का इस्तेमाल करते हैं तो यात्रा खर्च और भी कम हो जाएगा। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी ही केरल कन्याकुमारी घूमने का प्लान बनाइए। यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद विकास अर्थात ट्रैवल एंड एक्सप्लोर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।